में ये द कोल्ड वॉर एरा, ये आपके 6 चैप्टर हुए और इधर से आपका जो है चेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग ये था। मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 2020-21 का सिलेबस था, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। और अभी तो क्रिसिस ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी इस तरीके का मार्क्स में आप देख सकते हो कि कितना कितना मार्क्स का जो है कौन सा चैप्टर आता है और इतना इम्पोर्टेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख लो। और एक बात मैं करना चाहूंगा कि सभी आप सभी से कि आप जितना हो सके आप म्यूट कर लो अपने आप को, बिकॉज आवाज आपकी जो है डिस्टर्ब करती है अपने साथियों को और साथ में मुझे भी। ओके, अब यहाँ पे आप सभी जो है ग्लोबलाइजेशन, यूनाइटेड नेशन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे सिलेबस जो थे इसी तरीके का पार्ट हम लोग अभी पढ़ने वाले। तो हम लोग जो लिस्ट है हमारे चैप्टर में कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, समकालीन विश्व की राजनीति है ना, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें कौन कौन से होते हैं। पहला इसमें सिलेबस में आ जाता है शीत युद्ध का दौर। पहला इसका जो अध्याय है वो है शीत युद्ध का दौर। उसके बाद है दो ध्रुवियों का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। चौथा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। पांचवा जो है समकालीन दक्षिण एशिया। छठा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सातवां समकालीन विश्व में सुरक्षा। आठवां पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और नौवां वैश्वीकरण, ये जो इसको ग्लोबलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप सिलेबस भी इसका देख सकते हो, ये सारा दिया हुआ है 5-6। और इधर जो है वो आपका सेकंड बुक का है, बी पार्ट वाले का दिया हुआ है इसमें सिलेबस। ठीक है, जिसको हम आपको अभी जो है हम आपको ये वाला और ये दोनों पार्ट को लेकर चलेंगे, लेकिन इसमें हम लोग जो फर्स्ट वाला है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की पार्ट को हम लोग ज्यादातर खत्म करेंगे और इसके बाद ये सेकंड पार्ट को भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे को दोनों पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है पॉलिटिकल। इसके अलावा मैं आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सब मैं पढ़ाऊँ, तो बाकी सारे में हमें कोई दिक्कत नहीं है वो देने में, आपको कोई दिक्कत यहाँ से कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी का भी सिलेबस में मैं टाइमली आप अगर दोगे तो वो सारा लेक्चर जो है आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हो कि हमारे पास ऑलरेडी पूरा का पूरा सिलेबस भी है सारे सब्जेक्ट्स का, जो बैक ईयर में पूछे गए थे हम उन सभी का। तो एक टाइम लगेगा आपको ये सारा कुछ देखने में, बट वो सारा कुछ मैं आपका रखा हुआ हूँ। देखो यहाँ पे अगर देख पा रहे होगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा होगा अभी? सर अभी नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है तो आपका नेटवर्क इशू है बाबू, बिकॉज स्क्रीन तो दिख रहा है। देखो आप, मेरे को पता चल रहा है कि स्क्रीन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं सर, अभी शेयर होना है। अभी शो हो रहा है कि नहीं? सर नहीं, नो सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा इधर। नेटवर्क इशू के कारण नहीं दिख रहा हो तो अलग बात है, ऐसे तो नेटवर्क दिख रहा है। अब दिख रहा है। हाँ यहाँ पे दिखेगा। यस सर दिख रहा है। देखो यहाँ पे हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, ये 4 पेपर ऐसे हैं जिसको मैं आपका कंफर्म है कि ये आपका कंप्लीट मैं करवाऊंगा। ठीक है, और बाकी जिनका आ गया कि इकोनॉमिक्स वगैरह का क्या है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉस, हमें भी फिट फाइंड करने में। बट आप लोग इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा धैर्य रखना, जिस तरीके से विश्वास बनाए हुए थे अभी तक, तो वो सारा आपका 1 बाय 1 मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। हमारी भी थोड़ी सी भी मजबूरी हो जाती है इधर उधर जाने का, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है। ठीक है, अभी आपको जो है मैं आपको ले चलता हूँ सीधा साथ में यहाँ पे, और अब यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पूरा। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा, उस चैप्टर फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? क्या नाम है अमन? क्या नाम है? टॉपिक का नाम बताओ। कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एरा में कोल्ड वॉर एरा फर्स्ट टॉपिक, कोल्ड वॉर एरा का फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, है ना। और हमने इसका देखो आप गौर करोगे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से
करीब 11 पेजेस का ये जो है ना मटेरियल हमने बनाया है, और ये सारे आपके लिए ही है। हिंदी और इंग्लिश में है, बस थोड़ा बहुत अगर कुछ एरर हो तो रेयर केस होगी, ऐसे तो मैंने अपने हिसाब से पूरा कोशिश किया कि कोई गलती ना मिले इसमें, ठीक है। और ये पूरे तरीके से आप सभी के लिए ही है। इम्पोर्टेंट लीनियर जो वन लीनियर होता है उससे भी मैंने इसमें अटैच किए हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 पहले ये सारे सिलेबस को मतलब सारे टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और ये टॉपिक को फिर हम लोग आराम से इसका आप लोगों को मैं मटेरियल अटैच कर दूंगा, आप वहां से पीडीएफ आप ले सकोगे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लॉगर का जो निशान है, आप वहां पे भी जाके इसका पढ़ सकते हो। मैंने शायद लगभग उसमें लिखा है, उतना याद तो नहीं है कि मैंने पूरा लिखा होगा, बट हाँ मैंने ट्राई किया था आप लोगों के लिए उस समय। बट प्रॉब्लम यही होती है हमारे साथ कि जो काम हम चालू करते हैं कहीं ना कहीं मुसीबत के कारण कुछ रुक जाता है, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है सिख युद्ध का दौर, और यहाँ पे जो पहला है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट चालू होता है यहाँ से, कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। इसका एक जरा हम लोग सिर्फ पिक्चर पे अगर फोकस करें, सिर्फ इसकी फोटो को हम लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, पहले वाले तस्वीर एक ऐसा है जहाँ पे लोग अपना जो है ना झंडा को फहराने की कोशिश कर रहे हैं, खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ भी एक ऐसी तरीके की तस्वीर है। आप ये सब में यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि पहली वाली तस्वीर में अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आए वो जीमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं। ये जो पहला वाला तस्वीर है ये वहां पे अमेरिकी सैनिक की है, और ये जो झंडा है आप इसलिए आप लोगों को समझ चुके होंगे कहाँ का ये झंडा है, ये फ्लैग कहाँ का है। सर यूएस, बिल्कुल ये यूएस का यूएस का है ना, और ये सैनिक भी वहीं के हो गए। अब इसी तरीके से आप दूसरे वाले जब देखोगे समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक जो है मई 1945। तो मैं पूछ रहा था कि ये किनका झंडा है, आप मेरे को बताओ यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्रीन दिख रहा है, आप सभी बता सकते हो ये किसका है। नहीं नो सर, सर, नहीं सर। अभी अभी जस्ट सर हमने स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी जस्ट हमने बजाया, क्या बताया, समाजवादी सोवियत गणराज्य के, है ना। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य कौन था, सोवियत गणराज्य के सैनिक जो थे वो मई 1945 में ये जो है राइजिंग बिल्डिंग, जहाँ पे बर्लिन की दीवार, आप लोग जर्मनी के बारे में जगह नाम सुने ही होंगे, वहां पे ये लोग झंडा फहराते हैं। कौन, सोवियतवादी समाजवादी सोवियत गणराज्य वाले, ठीक है। अब देखो कहानी क्या होती है बाबू की, शुरू होता है कहानी ऐसे में, ये जो शीत युद्ध का जो वर्चस्व जो केंद्र बिंदु रहा, ये कहानी ऐसे में है, ये कहानी है दो महाशक्ति की, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का। ये जो पूरा चैप्टर जो कहानी, तो यहाँ पे क्या है कि एक विलेन बनता है और एक हीरो बनता है। यहाँ पे दो लोगों की कहानी है, ये दो महाशक्तियों की कहानी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चंद्रकांता वाला कहानी सुने थे तुम लोग, चंद्रकांता कितने लोग देखे हैं, नो सर, नहीं देखे, अरे यार पढ़ाते हो ना तो ये सब भी थोड़ा बहुत देख लिया करना, मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। अब ये दो लोगों की कहानी है, देख लो, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है, दो महाशक्ति, है ना। बाहुबली देखे थे, बोले बाहुबली भी हम नहीं देखे थे यार, इतना भी मत पढ़ा करो कि टेंशन हो जाए तुम लोगों को, ठीक है। बाहुबली में क्या था, दो महापाव जो था, बलवान जो था, वो उसकी लड़ाई के बारे में और कहानी की रणनीति के बारे में बताया जा रहा था। एक था कटप्पा और दूसरा था बाहुबली, ये दो लोग थे। लेकिन कटप्पा के बारे में अगर छोड़ दे तो उसका एक भल्लाल देव जो था वो विलेन था। भल्लाल देव की कहानी आप लोग सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा भल्लाल देव के बारे में ये कहानी लिखा हुआ है, ये नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ कहानी नहीं है। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि दो पावरफुल पर्सन के बारे में ये कहानी है। एक उसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है सोवियत संघ। बात क्या है कि वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में ये जो है, ये दोनों की कहानी ही पूरी चैप्टर में आज हमें तुम्हें सुनानी है। आज अगर मैं जितना संभव होगा मैं आपको ये कहानी ले जाऊंगा वहां तक, ठीक है। और इसमें से जो दबदबा था,
चुनौती जो थी, ऐसा नहीं था कि दोनों में ये जो था वो कोई फायर वाला युद्ध था और इसमें बमबारी हो रही थी बड़े बड़े लेवल पे और गोले दागे जा रहे थे एक दूसरे के, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें था सिंपली ये सारा कहानी जो चल रहा था वो दो विचारधाराओं की बात थी। कोई पूंजीवादी व्यवस्था था तो कोई साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो करता था, और ये नहीं दोनों विचारों में एक चीज थी कि हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा था अपने अपने विचारधाराओं को लेकर आगे। और इसमें हम साथ में ये भी पढ़ने वाले हैं कि भारत की भूमिका का मूल्यांकन जो है, यानी भारत में भी जो है इसमें क्या रहा, भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही है ना। भारत ने क्या किया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इसमें अपना जो है समर्थन दिया था और ना इधर रहने का और ना उधर रहने की बात कही थी। नई आर्थिक व्यवस्था जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया था गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा। तो ये सारी चर्चा जो है हम लोग इसी लेसन में पूरा पढ़ने वाले हैं, यही इसी चीज की कहानी है। जिस तरीके से बाहुबली में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, हमने वो उसी तरीके से आज का ये कहानी यहाँ पे दे दिया है। अब है आपका जो पहला टॉपिक है वो है क्यूबा का मिसाइल संकट। इसको देख लेना बढ़िया से, क्योंकि बहुत ही बढ़िया और लाजवाब कहानी है ये कि मिसाइल संकट है। वैसा देखो, ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर यहाँ पे जो है कुछ इसके टॉपिक को शो कर रहा है, गौर से समझना। ये पिक्चर जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये प्लेन से लोग जो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो दिख रहा है वो कोई क्यूबा का मिसाइल संकट वाला में ये है कि इसी में बम होगा और यही गिरा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप म्यूट कर लो जिनके घर से भी आवाज आ रही है, जिनके भी घर से नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो जाता है कभी कभी डिस्कनेक्टिंग। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे थोड़ा सा बस बने रहना, घबराना नहीं कि सर चले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम रहेंगे और हम इंफॉर्मेशन देंगे जब हमारी क्लास एंड होगी तो, ठीक है। सुनाई दे रहा है मेरा बात? यस सर। ओके, तो यस यस सर। हाँ बच्चे, तो कोई भी अगर दिक्कत होता है इस तरीके से तो आप मेरे को बता सकते हो पहले से। सभी लोग अपना आईडी वगैरह बना हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ जुड़ने में? आज वाले में तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या किसी को हुआ था क्या? यस सर। नहीं हो नहीं सर, हो गया था। हाँ, बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत अच्छा है बच्चा ये एप्लीकेशन जो है। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशन से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेन है वो प्लेन से हमको कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे आवाज आ रहा है? तो मैं जो बता रहा था वो ये था कि यहाँ पे आपका कोई स्पेशल ये प्लेन के बारे में कहानी नहीं है कि ये प्लेन जो है, यहाँ पे देखो एक मैसेज भी लिखता है नीचे कि हम दुनिया की सैर कर रहे हैं। क्या कर रहा है? हम दुनिया की सैर कर रहे हैं, ऐसे जगहों पर जाना जहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। सचमुच बहुत ही मजेदार है। ये प्लेन वाले बस इतना ही बात कर रहे हैं, ऐसा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं कि सर 1961 में जो ये क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था उसके बारे में कुछ ही लोग चर्चा कर रही है पर्सन, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ नहीं दिमाग लगाना, क्योंकि फोटो के बारे में मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ बताता जा रहा था, तो सोचा होगा कि तुम लोग इसमें भी कुछ लिखा हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब चर्चा हो रही है 1961 में जो अप्रैल की सोवियत संघ के नेताओं की यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका जो है कहीं साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर जो आक्रमण कर देगा और यहाँ से इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। यहाँ पे गौर करना, एक नाम है फिदेल कास्त्रो, राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। देखो ये गौर करना, ये यही वर्ड है जो आपसे पूछता है। और ये जो संदेश है यहाँ पे 1961 वाली, ये दो लाइन ऐसी है जिसको आप लोग ध्यान में रखना बच्चों। पहला कि ये 1961 क्यूबा का मिसाइल संकट का दौर कब बोला जाता है? तो 1961, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये कि जो क्यूबा का राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? तो फिदेल कास्त्रो। क्या नाम था? आप लोग रिपीट कर सकते हो मेरा बात को, मैं जो पूछता हूँ उसमें बता सकते हो। क्या नाम था उसका? फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो। ओके, फिदेल कास्त्रो, है ना। तो अब यहाँ पे उसके आगे की चर्चा करते थे। ये बताया जा रहा है कि क्यूबा अमेरिका के तख्ता पलट से लगा हुआ एक छोटा सा प्रायद्वीपीय देश था। क्यूबा का जुड़ाव जो था वो सोवियत संघ से था और सोवियत संघ
उसे कूटनीय तथा वित्तीय सहायता देता था। देखो अब यहाँ पे ये है कि क्यूबा को जो है वो कौन सा देश जो है कूटनीय और वित्तीय सहायता देता था, तो वो है सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ के नेता जो थे निकिता क्रुश्चेव को अंडरलाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि निकिता क्रुश्चेव को आप समझ लेना, ये वहां का क्या था, सोवियत संघ का राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव है ना, जिन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है हमारे ये जो हमारे द्वारा जो चलाए जा रहे हैं है ना, वो क्यूबा पे लोग हमला करके और वहां के जो फिदेल कास्ट्रो थे उसका तख्ता पलट करके हमारे पे आक्रमण ना कर दे। तो निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया और 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से पढ़ना होगा इसे और समझना होगा। अगर जहां पे आप लोगों को कोई दिक्कत होती है आप हैंड राइज कीजिएगा और मैं आपको उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर दूंगा, लेकिन बताओगे या फिर कुछ पूछ सकते हो जो तुम्हारी इच्छाएं बनेंगी, है ना। अब यहाँ पे देखो 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। कब की थी क्यूबा में मिसाइलें तैनात, कब की थी मिसाइलें तैनात? 1962 में, है ना। 1962। और यही सब ऑब्जेक्टिव पार्ट है बच्चों, जो आप लोग देख लेना और इसको नोट डाउन कर लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट में आपको आराम से दिख जाएगा। नहीं होता तो मैं मांग करता हूँ फोटो को ही हटा देता हूँ और यहाँ से इसको स्पेशल थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, आपको बहुत बढ़िया से दिखेगा। ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो मेरे को बता देना, फिर हम फिर से बढ़िया कुछ कर देंगे। अभी दिख रहा होगा आराम से। Yes, उसके बाद है इन हथियारों की तैनाती से पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। अब ये क्या था, देखो ऐसा समझो कि अमेरिका यहाँ पे ये था कि यहाँ एक साइड जो है ना, एक साइड अमेरिका था, इधर अगर अमेरिका के बारे में चर्चा कर रही है और इधर रूस था, तो इसके रूस मतलब सोवियत संघ। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में ये क्यूबा पड़ा हुआ था, क्यूबा था। ठीक है, अब यहाँ था कि अगर ये ऑलरेडी इसको सहायता करता था, ये है सोवियत संघ, इसको इंग्लिश में एक तो है यूएस और एक है यूएसएसआर, है ना, इसी को बोलते हैं ना यूएसएसआर। अब ये यूएसएसआर क्या है कि इसको वित्तीय सहायता वगैरह देता था भाई, ये इसको चलता था, लेकिन इसको ऐसे यहाँ के जो राष्ट्रपति थे इसको डर भी था, ये जो है ना इसको डर भी था। यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे सर? निकिता क्रुश्चेव। इतना जल्दी मत भूलाना, है ना, ध्यान देना, यही सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब इन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं अमेरिका जो है हम पर, क्यूबा जो है हमारे द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, हमारे जो एक ये सहयोगी देश है, क्यूबा पे कहीं आक्रमण ना कर दे और हमें फिर दिक्कत हो जाएगी इसे, क्योंकि अगर ये यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पहुंचते कोई दिक्कत इसको है क्या, नहीं है। जस्ट लाइक ये ऐसे समझना, यहाँ पे देखो अपना इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है, ये है चाइना, और इसके बीच में एक तिब्बत वाला जो प्रदेश पड़ता है अपना, भूटान जो है, जो कुछ भी इसके एरिया में पड़ जाते हैं। अब अगर इस तरीके से ये है कि अगर चाइना यहाँ पहुंच जाएगा तो ये अपने यहाँ भी पहुंचने की शक्ति रखता है, तो इससे पहले कि ये यहाँ पहुंचे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहुंच के इसको खदेड़ने की कोशिश करते हैं, अर्थात हम लोग यहीं इसको एंट्री नहीं देते हैं, यहाँ पे ही जगह जब हम एंट्री इसे नहीं देते हैं तो ये क्या करता है, इधर ही अपने आप को जो है सल्ली पट्टी लगा हुआ रहता है अगल बगल में, इसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आते हैं टू द पॉइंट, यहाँ पे चर्चा करने के लिए जो हम लोग कर रहे थे ऑलरेडी, वो ये कर रहे थे कि जब ये पहुंच चुका सीमा पे और परमाणु हथियार डाल चुका है 1962 में, तो अब क्या था कि हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था। पहले क्या था भाई कि ये जो था वो यहाँ पे था और अमेरिका यहाँ था, है ना। अब इसको यहाँ से यहाँ पे बमबारी करने में तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब क्या है, ये यहाँ है तो यहाँ से ये जहां चाहे वहां बिछा के भेज सकता है कि नहीं, इजिली कर सकता है कि नहीं, करेगा ना। यस सर।
तो इस वजह से क्या हुई कि ये यहाँ पहुंच चुका था बमबारी लेकर, तो अब इसका जो अड्डा था वो अमेरिका को ज्यादा तरीके से बर्बादी और क्षति तरीके से बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से क्षति पहुंचा सकता था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे समझो, कहता है कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की जो भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। ऐसा नहीं था तुरंत लग गया, 3 हफ्ता यानी 21 डेज आफ्टर की बाद उसको मालूम चला कि 21 दिन बाद उसको मालूम चलता है कि भाई ये लोग तो क्यूबा पे जो है परमाणु हथियार डाल दिया है। ये किसको पता चला? अमेरिका को। तो वहां के जो अमेरिका राष्ट्रपति उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति के कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। फिडेल कैस्ट्रो? नहीं, जॉन एफ कैनेडी। देखो देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। यस सर। इतना जल्दी भुला दोगे? फिडेल कास्ट्रो तो वहां के क्यूबा के थे ना। Oh yes. Yes, sir. देखो भाई, पढ़ने में होश में रह के पढ़ना, क्योंकि अगर दूध पी लियो तो नींद आएगा तुमको, पढ़ाई का फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। खाना वाना खा लिया क्या? नो सर। हाँ, नहीं खाना है एकदम, अभी भूखे पेट रहना। तो तुम लोग कैसा कैसा विद्यार्थी बनेगा? अरे खाना वाना खाया करो, खाना वाना खाने से कुछ दिक्कत नहीं होता है, नींद तो तुम्हारे मन पे आता है, इसलिए ध्यान देना खाना वाना पे। उसके बाद फिर पढ़ाई उड़ाई है, जिंदगी रहेगा तो बहुत किताब पढ़ लेगा, ठीक है। उसके बाद है क्या, हम लोग, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे मेरा पढ़ाई पे ध्यान भी ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बर्बाद हो जाए। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, फिदेल कास्त्रो नहीं थे, याद रखना। उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे, और उनके सलाहकार दैट मीन्स कि अमेरिका के राष्ट्रपति के जो सलाहकार थे, ये सब कुछ सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए यहाँ से जाने के लिए, जिससे दोनों देशों के बीच जो है परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। अगर कुछ भी ऐसा किया तो परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा भाई। और परमाणु युद्ध का जो नतीजा था वो सभी लोग जान चुके हैं कि इसका कितना भयानक और भयावह तरीका था। 2 बार परमाणु युद्ध 2 बार कहते हैं हो चुकी है ना परमाणु युद्ध। पहले फर्स्ट वाला में होता था, फर्स्ट कोल्ड वार में अमेरिका ही ने छोड़ा था उसको, तो पता है उसको कि कितना दुर्भाग्य था उस देश का जहां पे ये गिरा था। लेकिन क्या था कि इस बात को लेकर जो दृढ़ निश्चय क्रुश्चेव ने जो वह है क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले, ऐसा कैनेडी सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए। तो कैनेडी ने क्या दिया, एक आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले जितने भी सोवियत जहाजी हैं उसको रोक दिया जाए। तो उसने क्या किया, भाई देखो जितना भी यहाँ पे आने वाला जितना भी जहाज है, ये क्यूबा अगर मान लो, तो ये क्यूबा पे आने से जितना जहाज है, एक काम करते हैं इसको बाहर ही रोक देने का कोशिश करते हैं। और इसने अमेरिका ने क्या किया कि जितने भी यहाँ पे आने वाले थे रूस वाले जो जितने भी जहाज थे उसको वहां से ही रोकना चालू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से अमेरिका सोवियत संघ के मामले में प्रति जो है वो गंभीरता से चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में ऐसा लगा कि युद्ध जो है अब होकर रहेगा, यानी अब फाइनल हो चुका था कि युद्ध अब होने ही वाला है, बस अब युद्ध जो है अब हो जाएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये भिड़ जाएंगे। ये दोनों कौन कौन है, एक है यहाँ पे यूएस और दूसरा यहाँ पे है यूएसएसआर। अब ये दोनों है जो ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध होने वाला है, यहाँ पे अब जो है वो युद्ध हो जाएगा, बट ऐसी कहानी हुई कि युद्ध हुआ नहीं और क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाने लगा। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था। भाई बेचैनी तो हो गई ना, क्योंकि पहले से लोग जो बमबारी हुई थी फर्स्ट कोल्ड वार में, उसमें ही सभी फर्स्ट कोल्ड वार नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में लोगों को मालूम चल चुका था कि कितना जबरदस्त और भयावह स्थिति हुई थी जब जापान पे अमेरिका ने बम गिराया था। अमेरिका का वो कौन सा एरिया था जहां पे बम गिराया था जापान में अमेरिका ने कौन कौन से एरिया में गिराया था जापान के? एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। हाँ याद तो है। और ये दोनों एरिया में जो है बमबारी किया गया था और ये दोनों एरिया जो ऐसे तबाह हुआ जापान का कि इसके बाद बेचारा तो पानी अपने आप को कर लिया था और लज्जा भी हुई कि क्यों हम अमेरिका से जो है पंगा लिए थे, है ना। तो इस तरीके से अब आई कि कोई भी युद्ध जो है ऐसा ना हो, इस तरीके से दोनों में अपने में ये समझ गया और युद्ध जो है टालने का फैसला कर लेता है।
और दुनिया ने चैन की सांस ली, है ना। अब चैन की सांस ली या चैन की बांसुरी बजाई ऐसे है क्योंकि युद्ध ही नहीं हुआ, तो आराम से ये इजीली खत्म हो गया। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या तो वापसी का रुख ले लिया। ऐसे होने से ये जो है वो खत्म हो गया। और इस तरीके से क्यूबा का जो मिसाइल संकट, जहां पे ऑलरेडी क्यूबा में परमाणु बम तैनात कर दिए गए थे, यहां से ये मिसाइल संकट जो है खत्म हो जाती है। यहाँ पे ये लेकिन नाम क्या हो जाता है, नाम पड़ जाता है कि क्यूबा का मिसाइल संकट। तो एक क्वेश्चन बनता है, आप इसको फटाक से पहले लिख लो। क्वेश्चन है, रेडी हो? यस सर। हाँ रेडी हो तो लिख लो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? सर फिदेल कास्त्रो ना। बाबू लिखना नहीं आंसर, अभी क्वेश्चन लिख लो। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे? यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे? इसके बाद है कि सोवियत संघ ने क्यूबा को क्यूबा में मिसाइलें कब तैनात की? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति, सर ये तो हो गया ना। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हो गया। यस सर। नहीं, मेरे को लगा मैं क्यूबा के राष्ट्रपति लिखवाया था। हाँ सर वो भी लिखवाए थे। चलिए तो सभी हो गए बच्चे, मतलब 5 क्वेश्चन बना होगा। यस सर। कितना हुआ? यस सर। 5 क्वेश्चन हो गए ना? हाँ यस सर। हाँ तो ये 5 क्वेश्चन आपका जो है 12th में ये खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो शीत युद्ध क्या है, व्हाट इज कोल्ड वार, ये है क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में कि व्हाट इज कोल्ड वार। आपका 4 मिनट खत्म होने वाला है, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज कोल्ड वार, यानी कोल्ड वार क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बस थोड़ा सा लोगों को बता दो, जो ज्वाइन करना चाहता है उसे बता दो कि 500 पर मंथ लगेगा चार्जेस। जो जिसका सब्जेक्ट है उसको ज्वाइन करने को बोल देना, ठीक है। और बाकी का जो भी पर्सनल क्वेश्चन होता है वो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर ऐसा कुछ डाउट होता है तो आप वो चैट में पूछ सकते हो, छोटा मोटा अगर डाउट होता है तो। ठीक है बच्चों, तब के लिए आज अब गुड नाइट। और कल का क्वेश्चन तुम्हारा यही रहेगा कि आप लोग इसको बना के मेरे को दिखाना। और दूसरा ये कि सर कल क्लास ऑनलाइन होगा कि नहीं, तो ये सारे का नोटिफिकेशन एक ही जवाब है कि क्लास होगा। और अगर मान लीजिए नहीं भी होता है तो हम आपको इन्फॉर्म आपके व्हाट्सएप पे कर देंगे। तो कोई भी ऐसा ज्यादा टेंशन और हाइपर होने वाली बात नहीं होगी। आपका सिलेबस हमारे नजर में है और हम उसे खत्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। विश्वास करके सही तरीके से पढ़ो और ऑनलाइन क्लास रेगुलर ज्वाइन करना, बस यही मैं बोलूंगा। और एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, डाउनलोड कर लेना। वहां पे सारे बैचेज मिले हुए हैं, मटेरियल्स वगैरह सारे वहां पे ऐड होंगे जैसे जैसे आपकी क्लासेस खत्म होगी, ठीक है। और ये